आज अपन 12th बायोलॉजी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9 नंबर चैप्टर एंजाइम। आज एंजाइम की बात करेंगे। ये 8 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और 9 नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है एंजाइम। ठीक है, आज एंजाइम की बात करेंगे कि भाई एंजाइम क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी बात करेंगे। देखिए आप कि भाई कि जैव तंत्र का जो अस्तित्व होता है वो असंख्य विशिष्ट व बहुत सारे जटिल क्रमबद्ध जैव रासायनिक क्रियाएँ होती हैं उन पर निर्भर करता है। कि आज वो जैव तंत्र मतलब जो जीवित घटकों का या जहाँ पर जो जीवित जीव है वो रहते हैं उनकी बात हो रही है। और एक जीवित कोशिका के भीतर बहुत सारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। आपको पता है कि भोजन का पाचन होता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन सभी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, तापमान की आवश्यकता होती है और कुछ क्रियाओं के लिए कोशिका के बाद जो तापक्रम होता है, दाब है, इनका भी फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी। अब देखिए एक बात करते हैं अपन कि भाई एंजाइम की परिभाषा बात करते हैं। एंजाइम क्या है कि भाई कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं जो होती है इनको कुछ अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ की जो अल्प मात्रा में क्या होती है, संपन्न होती है। कि भाई कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें मान लीजिए कोई रासायनिक पदार्थ जो है थोड़ी सी अल्प मात्रा में डालते हैं तो उस अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाती है, अभिक्रिया जल्दी हो जाती है। तो क्या करते हैं कि ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम या इन्हें क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है। क्या हो गया एंजाइम की परिभाषा, देखिए अब आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा को कम करके बढ़ा देते हैं। कि एंजाइम क्या कार्य करते हैं, मान लीजिए देखो समझ कि कोई ए और बी है, ये अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं COD। ये नॉर्मल में बिना एंजाइम की उपस्थिति इसमें मान लीजिए आप 4 घंटे लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपने इसमें एंजाइम डाल दिया ही है, तो एंजाइम डालने की वजह से ये क्या हो जाएगी, आपके आधे घंटे में संपन्न हो गई। जहाँ 4 घंटे लग रहे थे आधे घंटे में हो गई। तो एंजाइम का क्या कार्य है कि किसी भी रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं, जल्दी करवाने के लिए, जल्दी संपन्न करवाने के लिए, कम समय में संपन्न करवाने के लिए क्या होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, कि भाई जैव उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करते हैं। तो एंजाइम क्या है कि एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है परकिण्वन। ठीक है, देखो एंजाइम किस प्रकार से अभिक्रिया को बढ़ाता है। तो एंजाइम क्या है कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की, ये अभिकारक आप जानते हो, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके ये क्या करता है, आपके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और इन्हें क्या होती है कि कोशिकाओं में कुछ अभिक्रियाएं जो होती है संश्लेषण प्रकार की होती है। संश्लेषण होता है, निर्माण जो होता है उसे बोलते हैं उपचय क्रियाएं। और कुछ अभिक्रियाएं क्या, देखो कुछ अपने शरीर में जो अभिक्रियाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, संश्लेषणकारी मतलब निर्माणकारी, उसे बोलते हैं अपन उपचय अभिक्रियाएं। क्या कहा जाता है, उपचय अभिक्रिया। जिसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे एनाबोलिक रिएक्शन कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। और कुछ अभिक्रियाएं जो होती है अपने शरीर में वो क्या होती है, विघटनकारी होती है। कुछ पदार्थों के टूटने से क्या होती है, तो ये विघटनकारी अभिक्रिया से क्या कहा जाता है, आपके अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया। और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आपके कैटाबोलिक। कि भाई जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है उसे बोला जाता है एनाबोलिक, और जिसमें पदार्थों का विघटन होता है, याद करने का, ए का मतलब अवघटन और वी का मतलब विघटन। एक अवघटन में टूटना, विघटन मतलब टूटना। ठीक है, तो इस प्रकार का अभिक्रियाएं होती है, दो शरीर में अभिक्रियाएं होती है। दोनों अभिक्रिया किसके भाग है, उपापचय अभिक्रियाओं के भाग है। तो अब आपके एंजाइम की परिभाषा अभी तक जो पढ़ा उसमें मैंने एंजाइम कि भाई एंजाइम क्या करते हैं, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा मतलब किसी भी अवरोध को पार करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे कहते हैं सक्रियण, आपके सक्रियण ऊर्जा। तो अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम करके जो आपके एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और किस तरह कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो अपने शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है दो प्रकार की हो सकती है, या तो संश्लेषणकारी हो सकती है या वो विघटनकारी हो सकती है। संश्लेषणकारी मतलब निर्माणकारी अभिक्रिया हो सकती है जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता हो। ठीक है, जैसे उपचय अभिक्रिया बोलते से, या एनाबोलिक कहा जाता है। विघटन में पदार्थों का क्या होता है, तोड़ा जाता है, टूटते हैं, उसे बोला जाता है अपचय अभिक्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शन। अब देखिए एंजाइम की परिभाषा यही याद करनी है आपको। एंजाइम की परिभाषा जो मैं भी लिख रहा हूँ, प्रोटीन प्रकृति के
ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अभी ये दो वर्ड जो पढ़े ना, उपचय, अपचय, संश्लेषण वगैरह, ये आपके 9 नंबर और 10 नंबर चैप्टर में काम आएंगे। प्रकाश संश्लेषण और शोषण पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई किसको संश्लेषणकारी कहा जाता है, किसको विघटनकारी। यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और अभी अपन जो ये वर्ड पढ़ा अभिकार को नहीं, तो इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैव उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि ये जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, जीवित घटकों में जो क्रिया होती है, उत्प्रेरक का मतलब होता है अभिक्रिया की दर को खुद भाग लेते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और जैव उत्प्रेरक मतलब जो जीवों में होने वाली क्रिया है उनको। तो जितने भी एंजाइम होंगे वो किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। तो प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषा अभी तो जो पढ़ा। अब बात करते हैं एंजाइम के इतिहास की, कि सबसे पहले भाई किसने खोजा था, कहाँ पे खोजा था, किसने नामांकन किया, उसकी चर्चा करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, इसके बारे में, इसकी जानकारी जो है उसके बारे में। अब बात करते हैं इसके आगे बात। देखिए अब एंजाइम के इतिहास की बात करते हैं कि एंजाइमों का इतिहास। देखिए बात करते हैं कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान किसने दिलाई? बर्जीलियस ने। कि भाई एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले ये जो पहचान दिलाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? बर्जीलियस को जाता है। बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले ये बात बोली थी। फिर सर्वप्रथम यीस्ट कोशिकाओं में जाइमेज नामक एंजाइम की खोज की गई थी। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। देखिए कि भाई यीस्ट कोशिकाओं से किसकी खोज की गई थी? जाइमेज की। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम है, किसने खोजा था? एडवर्ड बुकनर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले खोजा गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विली कुहेन ने किया था। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपके विली कुहेन ने। याद, ये जरूरी नहीं था याद कर ली, कुहेन ने काफ़ी है। इन्होंने क्या किया था? ईस्ट विलियंस के किण्वन के लिए किया था। और ये उपयोग किस लिए किया था? ईस्ट विलियन के किण्वन बोला था सड़ना किसी चीज़ का, ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। और सर्वप्रथम यूरियज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किसने किया था? आपके जेबी सुमन। तो सबसे पहले एंजाइम का क्रिस्टलीकरण हो गया रवेदार दानों के रूप में। जैसे नमक होता है, ये क्रिस्टलीकृत रूप है। आप जो शुगर है ये क्रिस्टलीकृत रूप है दानों के रूप में, इस प्रकार से क्रिस्टल बोलते से। तो क्रिस्टलीकृत रूप में किस एंजाइम को किसने प्राप्त किया था? आपके जेबी सुमनर ने। ठीक है, और कौन से एंजाइम को? यूरियज एंजाइम। ठीक है, किसको? यूरियज एंजाइम को। और सुमनर एवं नॉर्थरोप ने ये प्रमाण के साथ स्थापित किया कि सभी एंजाइम जो है रासायनिक दृष्टि से क्या है? प्रोटीन है। तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ये बात कहने वाले कौन थे? आपके सुमनर व
नार्थ्रोप। ठीक है, ये सबसे पहले से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके बात बोली कि एंजाइम रासायनिक रूप से क्या है, प्रोटीन। ऐसे कैसे थे, सभी एंजाइम किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के बने होते हैं। फिर देखिए सुमनर, नार्थ्रोप, स्टैनले को प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए 1947 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार आपको पता है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है आपके, नोबेल पुरस्कार ये तब पूछा नहीं जाता है 1947 में किसको, सुमनर, नार्थ्रोप व स्टैनले, इनको मिला था सबसे पहले प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए। किसके लिए मिला था? प्रोटीन संबंधी कार्य किया था उन्होंने, प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए। और इसके आगे बात करें अपन कि भाई ए प्रोटीन एंजाइम की खोज सर्वप्रथम सेक व एल्टमैन द्वारा की गई थी और इसे क्या कहा गया था? राइबोजाइम कहा गया था। कि भाई आपके कि ए प्रोटीन एंजाइम, कि भाई ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता? तो ए प्रोटीनी एंजाइम। कि भाई ऐसा कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन, अभी क्या पढ़ा कि भाई एंजाइम सभी क्या होता है, रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन होता है। ऐसे कह सकते हैं कि एंजाइम जितने भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता, ए प्रोटीनी। ठीक है, आपके ए प्रोटीनी जो एंजाइम है, ठीक है, ए प्रोटीनी एंजाइम जो है आपके, जिनमें क्या होते हैं आपके आरएनए के उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले कि वे प्रोटीन एंजाइम जो इसमें क्या पाए जाते हैं, आरएनए के उत्प्रेरकीय गुण, मतलब आरएनए के समान। ठीक है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सेक व अल्टमैन। ध्यान रखना ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, अल्टमैन। और कौन से एंजाइम के बारे में बताया था? तो यहाँ लिख देता हूँ राइबोजाइम। सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से। देखिए क्या कि भाई एंजाइमों का इतिहास की बात करें, सबसे पहले एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक रूप में पहचान दिलाने वाले कौन थे? बर्जीलियस थे। और यीस्ट कोशिकाओं में सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा था? जाइमेज। किसने खोजा था? एडवर्ड बुकनर। तो सबसे पहले खोजा गया एंजाइम एडवर्ड बुकनर। बर्जीलियस का भी महत्वपूर्ण कथन है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक रूप में कार्य करते, किसने बताया था? तो बर्जीलियस। इसके बाद एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विली कुहेन ने। तो याद कर लेंगे कुहेन ने। ठीक है, इन्होंने किसके लिए एंजाइम शब्द प्रयोग किया था? यीस्ट विलियन का जो किण्वन हो गया था, सड़ गया था, उसके लिए इसने एंजाइम प्रयोग किया था। और एंजाइम को कुशलीकृत, मतलब रवेदार रूप में, नमक और शक्कर जो होती है शुगर, उसके रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसको जाता है? जेबी सुमनर को। किस एंजाइम को किया था? यूरियाज एंजाइम का। ये भी महत्वपूर्ण है। और एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बनते हैं, या अपने ऐसे कहें एंजाइम का विश्लेषण करें तो उसका रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है। ये बात किसने की थी? सुमनर व नार्थ्रोप ने की। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और नोबेल पुरस्कार वाला ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि नोबेल पुरस्कार सबसे 1947 ईस्वी में मतलब सुमनर, नार्थ्रोप और स्टैनले को प्रोटीन संबंधी कार्य के लिए मिला था। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भाई अभी पढ़ा एंजाइम है वो सभी एंजाइम है प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक एंजाइम ऐसा है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, उसे बोलते हैं एप्रोटीनी एंजाइम, जो आरएनए उत्प्रेरक गुण रखता है, उसका नाम क्या है? राइबोजाइम। और उसके बारे में किसने बताया था? सेक व अल्टमैन। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, और नहीं भी बन सकता है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं, पूरी यूनिट है, यूनिट के अकॉर्डिंग है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अच्छे से ये पढ़ना है, अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना। एक नंबर क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इससे कुछ नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं एंजाइम की संरचना पढ़ते हैं कि भाई एंजाइम क्या है, किन से मिलकर बना होता है, क्या इसमें संरचना है, किसके क्या भागों को क्या कहते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। देखिए अब आप आगे एंजाइम की संरचना की बात करते हैं। भाई एंजाइम की संरचना क्या देखिए कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि सभी एंजाइम जो होंगे ना, सभी एंजाइम
क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी प्रोटीन क्या हो, एंजाइम हो, सभी प्रोटीन एंजाइम हो ये ज़रूरी नहीं है। पहली लाइन तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़ करता है, ऐसे नहीं आता आपने। तो राइबोजाइम नामक एक एंजाइम क्या होता है, आरएनए का बना होता है। क्या राइबोजाइम नामक एकमात्र आरएनए आपके एंजाइम है। राइबोजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है जो इसका बना होता है, आरएनए का। किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। और जो आरएनए के स्प्लाइसिंग अभी पढ़ेंगे आप आगे, क्या डीएनए के अंदर दो भाग बनते हैं, जीन के इंट्रॉन और आपके एक होता है एक्सॉन, ठीक है। तो इंट्रॉन जो अनुपयोगी भाग होते हैं उनको हटा देते हैं, तो इसे स्प्लाइसिंग क्रिया कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें सहयोग करता है। कुछ एंजाइम जो है वो आपके क्या, जैसे पेप्सिन है, यूरिएज आदि पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। कि पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा कौन से बने होते हैं, तो पूर्ण रूप से जो प्रोटीन से बने हो, ऐसे कौन से एंजाइम है आपके, एक तो पेप्सिन है जो पाचन क्रिया में याद आता है, आपके काम आता है, पेप्सिन, यूरिएज, ये कुछ ऐसे एंजाइम है जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आपके प्रोटीन से निर्मित होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन अधिकांश एंजाइम में मुख्य घटक प्रोटीन के साथ अन्य अप्रोटीन भी पाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है कि भाई एंजाइम जो होता है इसमें मुख्य भाग जो होगा वो क्या होगा, प्रोटीन होगा, कि भाई ये मुख्य भाग होगा। लेकिन इसके साथ कुछ अप्रोटीन भाग भी पाए जाते हैं, लेकिन ये प्योर प्रोटीन के बने होते हैं। तो अप्रोटीन भाग के द्वारा भी निर्मित होते हैं। और जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए क्या है, आवश्यक है कि भाई अप्रोटीन भाग होता है तो ये प्रोटीन की क्या करता है, क्रियाशीलता को बनाए रखता है। ऐसी प्रोसेस होता है प्रोटीन की क्रियाशीलता, ठीक है, क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। और इस प्रकार के एंजाइम क्या कहलाते हैं, आपके होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहलाते हैं। तो इस एंजाइम को क्या कहेंगे, होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहा जाता है। किसको, होलो एंजाइम और पूर्ण एंजाइम की परिभाषा क्या हो गई, ठीक है, कि भाई ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग दोनों से मिलकर बना होता है। अब आपके होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन भाग जो होता है इसे क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम, ठीक है। और जो अप्रोटीन वाला भाग होता है इसे कहा जाता है आपके सहकारक या इंग्लिश में कोफैक्टर। एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे सिंपल सी बात होगी, इसको बनाए अपन अभी आगे पढ़ते थोड़ा सा, फिर इसको डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे कि भाई क्या पढ़ा कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम वो जरूरी नहीं है। एक राइबोजाइम एंजाइम ऐसा है जो आरएनए से बना होता है, आरएनए की आपके स्प्लाइसिंग क्रिया में योगदान देता है। उसके बाद बात की कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो पूर्ण प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे पेप्सिन और यूरिएज। उसके बाद एंजाइम जो होते हैं दो मुख्य रूप से प्रोटीन और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो प्रोटीन की क्रियाशीलता की जरूरी है। तो ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहा जाता है। और इसमें जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम, जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे सहकारक कहा जाता है। और जो सहकारक है इसको कितने भागों में बांट रखा है, 3 कारक भागों में बांट रखा है। कौन सा, ये जो प्रोटीन भाग है इसको कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। कि भाई सहकारक जो है, देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसके आगे बात करते हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि भाई होलो एंजाइम, और इसको अपन 2 भागों में पढ़ा था, प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग। प्रोटीन भाग को अपन ने कहा था एपो एंजाइम, और इसे कहा था अपने कोफैक्टर या सहकारक। और इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग। इसके कितने भाग है, 3 भाग की बात करेंगे अभी। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग आता है इसमें आपके प्रोस्थेटिक समूह, और दूसरा जो आता है इसे बोलते हैं सह एंजाइम, इंग्लिश में बोलते हैं को एंजाइम।
इंग्लिश वर्ड जो लिख रहा हूँ वो ज़रूरी है। और तीसरा है आपके सक्रियक, या इसे कहा जाता है एक्टिवेटर। देखिए कि प्रोस्थेटिक क्या है कि जब कार्बनिक प्रकृति का ए प्रोटीन भाग एपो एंजाइम से सघनता से एवं दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। कि भाई जो ए प्रोटीन भाग जो है आपके से कारक का जो क्या हो आपके एपो एंजाइम से सघनता व दृढ़तापूर्वक मजबूती से जुड़ा हो, दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक समूह कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है साइटोक्रोम क्या है पता चल गया, एक आपके एंजाइम में ए प्रोटीन भाग है, फ्लेवोप्रोटीन। और से एंजाइम क्या है कि जब ए प्रोटीन भाग में एपो एंजाइम से ढीला या आसानी से पृथक होने योग्य और पुनः संलग्न होने योग्य के रूप में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, से एंजाइम। क्या हो गया कि भाई एपो एंजाइम से ढीले या आसानी से पृथक होने योग्य व पुनः जुड़ने वाला भाग क्या कहलाता है आपके, सह एंजाइम या को एंजाइम कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है कि भाई NADP FAD और को एंजाइम। ये हो गए आपके कि भाई जब मजबूती से बंधा उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह, जो आपकी ढीला बंधा वो आसानी से अलग हो जाए और वापस भी जुड़ जाए उसे बोलते हैं से एंजाइम। किससे, एपो एंजाइम प्रोटीन वाले भाग से। और तीसरा आता है सक्रियक, जब ए प्रोटीन भाग एक कार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो, क्या हो कि जब आपके क्या हो इसके अंदर कि जब आपके क्या ए प्रोटीन भाग जो है वो क्या हो, ए कार्बनिक प्रकृति का हो, ए कार्बनिक प्रकृति का हो, ए कार्बनिक प्रकृति का कोई धातु आयन हो तो उसे क्या कहते हैं, सक्रियक कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपके आयरन हो गए, क्या हो गया एग्जाम्पल, आयरन। और होलो एंजाइम से एंजाइम को डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। डायलिसिस से मतलब बहुत ज़्यादा आपके अभिक्रिया करवा के इसको अलग किया जा सकता है। तो होलो एंजाइम को होलो एंजाइम से सह एंजाइम, होलो एंजाइम से सह एंजाइम को डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। क्या डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, किसको, इससे एंजाइम को, किससे, इस होलो एंजाइम से। सिंपल सी बात हो गई कि भाई एंजाइम्स क्या है, ठीक है, प्रोटीन और प्रोटीन मिलकर भाग बनाते हैं और ए प्रोटीन के 3 भाग होते हैं। इसको अफेक्ट प्रोस्थेटिक जो आपके एपो एंजाइम्स प्रोटीन वाले भाग से मजबूती से जुड़ा हो और ढीला जुड़ा हो से एंजाइम। और इसमें ये सभी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, कार्बनिक भाग होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनोगे। और जब प्रोटीन भाग से जुड़ने वाला पदार्थ क्या हो, ए कार्बनिक प्रकृति का हो या कोई धातु आयन हो तो उसे क्या बोलते हैं, सक्रिय कहा जाता है, एक्टिवेटर कहा जाता है। अपन देखिए होलो एंजाइम का डायग्राम बनाते हैं कि भाई होलो एंजाइम है वो किससे बना होता है, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए होलो एंजाइम के डायग्राम की बात करते हैं।
कि मान लीजिए कोई संरचना है, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा होलो एंजाइम का डायग्राम कैसे बना, कौन से जो रेड वाला भाग बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बात है। देखिए इसे बोल दिया आपके एपो एंजाइम, और ये जो है प्रोस्थेटिक समूह हो गया। क्या हो गया कि एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक समूह, और चित्र किसका हो गया बताया, आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम हो गया आपके होलो एंजाइम का, किसका हो गया, होलो एंजाइम का हो गया। तो होलो एंजाइम क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम, ए प्रोटीन वाला भाग, ए प्रोटीन को से कारक का कोई भी भाग आ सकता है, को फैक्टर का, प्रोस्थेटिक का समूह आ सकता है, या फिर आपके से एंजाइम आ सकता है, एक्टिवेटर आ सकता है, कोई भी आए। तो ये किसका डायग्राम हो गया, होलो एंजाइम का डायग्राम हो गया। ठीक है, कि होलो एंजाइम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, इसकी बात होगी। और अपन ने इसकी बात कर ली। अब देखिए अपन लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं एपो एंजाइम के बारे में थोड़ी सी डिटेल, कि भाई एपो एंजाइम क्या होता है। देखिए कि भाई एंजाइम का क्या है, प्रमुख भाग है, और विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन के अणुओं की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अमीनो अम्लों का क्रम विशिष्ट होता है, आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो उनका क्रम विशिष्ट होता है। तो प्रोटीन जो कोलाइडी होते हैं, जिससे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को प्रति इकाई आयतन अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध होता है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग में एक या अधिक विशेष क्षेत्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। तो ये काम की बात है कि भाई एंजाइम में क्या होते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग जिसे कहते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन भाग में एक या अधिक विशेष क्षेत्र होते हैं, जिन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। और इन्हीं सक्रिय स्थलों से क्या होता है, आधारी अभिकारक बंधित होता है। तो एंजाइम के इसी सक्रिय स्थल से क्या होता है, आपके अभिकारक बंधित होता है, और अभिकारक के जुड़ने के बाद अभिक्रिया गति तेज हो जाती है। अभिकारक बंधित क्षेत्र, अभिकारक बंधित स्थल कह सकते हैं। तो सक्रिय स्थल क्या हो गया कि एंजाइम जो प्रोटीन भाग होता है उसमें एक से अधिक विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपके प्रोटीन भाग अब इस तरह से क्या होते हैं, अभिकारक जुड़ते हैं और एंजाइम की क्रिया स्टार्ट होती है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है एंजाइमों के विशिष्ट गुण, कि भाई एंजाइमों के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, इसकी क्या संरचना है, कौन सी प्रकृति होती है इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई एंजाइम की किस प्रकार की प्रकृति होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।